नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपको मेरे पीछे वाले वीडियो में अपने और हमारे एक कोल्ड चेन पॉइंट पर लेकर गया था। वहाँ पर हमने एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर यानी कि आप फ्रिज भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें 2 से 8 का ही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके थर्मोस्टेट को रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो नहीं हो पाया। उसे मैं अपने साथ लेकर आया था और उसे मैंने वर्कशॉप पर रिपेयर किया और आज हम उसे लगाने जाएंगे। अगर वो नहीं लग पाता तो हम एक नया थर्मोस्टेट लगाएंगे उसी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम फिर वहीं उसी कोल्ड चेन पॉइंट पर चलेंगे जहाँ हमने पिछली बार उस ILR के थर्मोस्टेट को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। वही स्थान है, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। थोड़ी दूर का रास्ता और बच गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पेड़ है। जानते हैं दोस्तों, यह पेड़ किस चीज़ का है? यह पीपल का वृक्ष है और आप जानते हैं यह 24 घंटे ही ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। हमें ऐसे ही वृक्षों की ज़रूरत है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चिड़ियों का चहचहाना। ऐसे वृक्षों पर ही इन पक्षियों का घर होता है, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब घर कम हो जाएंगे तो ये पक्षी भी कम हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप नीम, बरगद और पीपल के वृक्ष अवश्य लगाएं, खासकर बरसात के मौसम में। अभी उपयुक्त समय है। तो चलते हैं हम अपने कार्य पर। तो दोस्तों, यह वो थर्मोस्टेट है डैनफोस कंपनी का ETC1H3। इसका एक रेजिस्टेंस जल गया था। इसे हमने वर्कशॉप पर चेंज किया और हम उसी साइट पर जाकर अब इसे चेक करेंगे, क्योंकि वहीं पर इसे पूरी तरह से चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं ना, इन्हीं के अंदर ही असली सुंदरता है। दोस्तों, कभी आप आया करो ऐसे स्थानों पर। वहाँ पर आप देखिए वो पहाड़ी हरी भरी नहीं है, थोड़ा सा पत्थरों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर। वो वहाँ की पहाड़ी हरी भरी है। ये जो गांव है ना जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ। आप देख सकते हैं जहाँ से हमने आना शुरू किया था वहाँ से लेकर और इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं अपने साथ 2 माइक्रो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं, एक मेरे पास डैनफोस का ERC111E है और एक मेरे पास सब जीरो कंट्रोल का 7569T मॉडल है। इसमें कुछ चेंजिंग की गई है, उसके बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा क्या चेंजिंग है। मॉडल वही है, थोड़ा वायरिंग में डिफरेंस है। वायरिंग भी मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने ये लगाया आसानी से कैसे कर सकते हैं, और अगर ये लगाया तो इसकी भी वायरिंग मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे उसी थर्मोस्टेट को चेक करेंगे जिसे हमने रिपेयर किया था, जिसकी हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया था, क्योंकि दोस्तों वो ओरिजिनल है। और कोशिश कीजिए कि आप उपकरण के साथ ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ही लगाने की भरपूर कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमने पीछे हमारी मेन वायर को हटा दिया है। अगर लगी हुई हो तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि अब हम लाइव पर काम करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी उपकरण के आप कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको स्कैन कर लीजिए, या तो अपने माइंड में या फिर उसकी एक वीडियोग्राफी कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उस उपकरण पर 2 या 3 दिन के बाद जा पाते हैं, जिससे हम कनेक्शनों में गलती हमारे लग सकती है। ये जैक हैं, हमारे सांचे हैं जैक के, सेंसर के, जो हमारा कैबिनेट सेंसर है, डिफॉल्ट सेंसर है। और ये वायरिंग सभी कोड वर्ड में है। नीले रंग की न्यूट्रल है, लाल रंग की फेस है और ग्रे रंग की हीटर की वायर है और ब्लैक रंग की कंप्रेसर की। इस पर नंबरिंग दी हुई है। अगर आपसे वीडियोग्राफी ना हो पाए तो पहले नंबर पर C यानी कंप्रेसर, दूसरे नंबर पर लाइन है, तीसरे नंबर पर भी लाइन है अगर आपको कोई और वायर देनी है। चौथे नंबर पर H लिखा हुआ है, हीटर है, और 5वें नंबर पर N लिखा हुआ है, न्यूट्रल है, और 6 नंबर पर F लिखा हुआ है, यानी कि फ़ैन की कनेक्शन है। दोस्तों, यह थर्मोस्टेट जो है यह ETC1H3 है, और यह जो अभी आप एक दूसरा थर्मोस्टेट देखोगे उसके साथ मिलकर काम करता है, ETP-R1। दोनों थर्मोस्टेट मिलकर काम करते हैं। मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, सभी सेंसर के जैक लगा दिए हैं, सभी वायरिंग कर दी है। अब हम उपकरण को चलाकर देखेंगे। उपकरण को हमने लाइन दे दिया है और इंडिकेटर में लाइट आ चुकी है। थर्मोस्टेट पर डिस्प्ले दिख रहा है। कंप्रेसर में कोई वाइब्रेशन नहीं है। शायद इसके अंदर टाइमर हो 3 मिनट का या 9 मिनट का। मैं वेट करूंगा, क्योंकि
हमें इंतज़ार करना चाहिए किसी भी कंपोनेंट पर। अगर आप काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। इंतज़ार किया काफ़ी, दोबारा से मैंने फिर उसे डिस्कनेक्ट करके ऑन किया और लाइट आई हुई है। फ़ैन नहीं चल रहा है, फ़ैन में कोई मूवमेंट नहीं है, वही पोजीशन है जहाँ से हमने इसे शुरू में चेक किया था। लगता है थर्मोस्टेट ठीक नहीं हो पाया, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है और डिस्प्ले में लाइट है जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। मैं आपको बता रहा था कि जो ये डिस्प्ले वाला दोस्तों थर्मोस्टेट है, ये और ये ETC 1 मिलकर काम करते हैं। ये रिमोट डिस्प्ले है इसका, इससे हम फंक्शन सेट करते हैं और वो सभी डाटा इसके अंदर डालते हैं। ये 5 वोल्ट पर चलता है। जो ETC 1H3 है दोस्तों, वो इसे 5 वोल्ट की सप्लाई देता है। ये दोनों मिलकर एक थर्मोस्टेट का काम करते हैं। लेकिन अब हम जो लगाएंगे ना, जो भी आप ये देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये सभी जैक उस थर्मोस्टेट में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था। क्योंकि यह भी डेनफोर्स कंपनी का ही थर्मोस्टेट है जो मैं भी लगाऊंगा, ERC111 जो भी आप देख रहे हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये इस पर पूरी तरह से सेट हो जाएगा, पूरी तरह से इसके साथ ये फिट बैठ जाएगा। ये इसके वो जैक हैं जहाँ पर हम पुराने वाले सेंसर के जैक लगाएंगे। इस पर भी 3 जैक दिए हुए हैं, S1 S2 यानी कैबिनेट का सेंसर, कोयल का सेंसर, और यहाँ पर ये DI सप्लाई होती है। यहाँ पर हम 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं। जो हम VLS 300 में इसको यूज़ करते हैं तो हम 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर देते हैं, ताकि हमारा डिस्प्ले लाइट जाने के बाद भी चलता रहे। और जो अभी पुराना थर्मोस्टेट था रिमोट डिस्प्ले, यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 वोल्ट हमारा आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने थर्मोस्टेट को ही बदल दिया है। इसलिए हम इसमें हीटर की तार को स्किप कर देंगे और दोस्तों ये 5 वोल्ट वाली सप्लाई स्किप कर देंगे और सारी वायरिंग सेम रहेगी। मैं आपको हर वो वायरिंग बताऊंगा जिसे आप आसानी से कर पाएंगे। और ये सभी थिम्बल हम यहाँ पर लगाएंगे। 1 नंबर पर शायद N है, 2 पर हमारा फेस है और 3 नंबर पर शायद हमारे कंप्रेसर की तार है। मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। और ये सभी जो कनेक्शन है बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। DOI यहाँ पर हम कंप्रेसर की वायर को देंगे जो ब्लैक रंग की है, और भी नज़दीक से दिखाऊंगा मैं आगे वाले क्लिप में आपको। और 2 नंबर पे शायद फेस है और 1 नंबर पर हमारा न्यूट्रल जाएगा इस थर्मोस्टेट में। अब समस्या आती है इसकी फिटिंग की। अगर मैं यहाँ पर इस थर्मोस्टेट को फिट करता हूँ तो मेरे सेंसर के वायर तो दोस्तों पहुँच जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो ये मेन वायरिंग आप देख रहे हैं ना, ये नहीं पहुँच पा रही। और अगर मैं इसे यहाँ फिट करता हूँ तो दोस्तों ये मेरा जो डिस्प्ले वाला टेम्परेचर है ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए मेरे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि मैं इस स्ट्रिप को यानी पत्ती को यहाँ से उतार कर कहीं और लगाऊँ, क्योंकि ये कनेक्शन की वायर काफ़ी छोटी है और मैं जोड़ लगाना नहीं चाहता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस जो पत्ती जिस पर थर्मोस्टेट लगा हुआ था अंदर वाला ETP R1, इसको यहाँ से निकाल कर कहीं और लगा देता हूँ, जिससे कि मेरे को वायर में जोड़ ना लगाना पड़े। और मैंने ये स्थान चुना है इसको लगाने के लिए। थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन उसे हम दूर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और सारी वायरिंग को सिलसिलेवार करेंगे, कोई जोड़ नहीं लगाएंगे वायरिंग में। कोशिश यही रहेगी मेरी, क्योंकि आपको उपकरण की ओरिजिनलिटी को बनाए रखना है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है। उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम किसी उपकरण की ओरिजिनलिटी को गुम कर देते हैं, खो देते हैं, यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि मेरे को फिर फ्लैप बंद करने में काफ़ी परेशानी होगी। और आप देख सकते हैं इसके नीचे रिवर्सिबल यानी डबल टेप लगी हुई है। ये इसीलिए दी हुई है कंपनी ने कि अगर हम इस पत्ती को कहीं और लगाना चाहें तो हम इसे आसानी से लगा पाएँ। स्क्रू भी मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे यही ऑप्शन चुना है कि मैं इस रिवर्सिबल टेप को ही इस्तेमाल करूँगा। कंपनी काफ़ी आगे सोचकर चलती है। कंपनी ने पहले ही सोच रखा था कि अगर यह थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है या फिर कस्टमर इसे बदलने का ऑप्शन रखना चाहता है तो ये कहीं और भी लगाई जा सके। और मैंने उस जगह को साफ़ किया कपड़े से और फिर इसकी रिवर्सिबल टेप को उतार कर इसे यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि मेरी जो सप्लाई की वायरिंग है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी आसानी से और मेरे को जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि जोड़ लगाने से दोस्तों
काफ़ी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाती हैं। और ख़ासकर अगर आप R600A या R290 के साथ काम करें तो आपको जोड़ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए उस उपकरण में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए मैंने इसे फिट किया, बिल्कुल ठीक तरह से फिटिंग आ गई। थोड़ी हल्की सी डिस्टर्बेंस है लेकिन वो दूर हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर जो ये दो थर्मोस्टेट लगे हुए दोस्तों, ये ETC 1H3 व ETP-R दोनों थर्मोस्टेट मिलकर काम करते हैं। और ETP-R1 रिमोट डिस्प्ले है, यह 5 वोल्ट DC से चलता है, जो मैंने यहाँ से अभी निकाला, जिसको मैंने आपको दिखाया। और दोस्तों जो दूसरा है ETC 1H3, उसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, एक सेंसर के द्वारा वो ऑन ऑफ और ऑन होता है। और देखिए ये वायरिंग मेरी लगभग पहुंच चुकी है। हीटर की वायरिंग को मैंने अलग कर दिया है, सेंसर की वायर मेरी आराम से पहुंच जाएंगी। इसमें 2 सेंसर लगे हैं। तो दोस्तों जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया। काफ़ी अच्छा माहौल है, प्रकृति के नज़दीक काफ़ी ऊर्जा हमें मिल जाती है। और आप सुन ही पा रहे होंगे पक्षियों की चहचहाट, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और मैंने लगभग यहाँ पर 20 मिनट का समय व्यतीत किया। आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, काफ़ी पुराना और ऊंचा पेड़ है। काफ़ी पक्षी इस पर निवास करते हैं, जो कि हम सब के लिए ज़रूरी है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो दोनों थर्मोस्टेट हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये ETC 1H3 है और एक है हमारा ETP-R1 जो कि रिमोट डिस्प्ले है। ये मेरा ERC111 है जिसे मैं अब लगाऊंगा। इनके जैकों में लगभग समानता है, क्योंकि मेरे दिमाग में इनके जैक देखते ही यह बात घर कर चुकी थी कि मैं इसको लगा पाऊंगा। और मैंने ये जैक इसके अंदर लगाए और बिल्कुल वो आराम से फिट आ गए। मेरा जो ध्यान था वो सही था कि ये जैक हमारे ERC111 में आराम से आ जाएंगे। सिर्फ एक जैक है जो मैं इसमें नहीं लगा पाऊँगा, जो होगा 5 वोल्ट वाला, क्योंकि इसे 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए ERC111 को। और इस सप्लाई से क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो इसके डिस्प्ले में लाइट जलती रहेगी। अगर मैं इसे 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूं तो सिर्फ यही एक फंक्शन है जो स्किप होगा मेरे इस थर्मोस्टेट में, और बाकी सारे फंक्शन बिल्कुल सही से पहले की तरह ही होंगे और पहले की ही तरह ही इसका सारा मैकेनिज्म काम करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ETC 1H3, इसमें ये तीनों जैक लगे हुए हैं। दोस्तों इसके विकल्प के रूप में मेरे को सबसे अच्छा यही थर्मोस्टेट लगा ERC111, क्योंकि ये डेनफोर्स कंपनी का ही है। यहाँ पर मैं न्यूट्रल लगाऊंगा, लिखा हुआ N, और इससे आगे वाली पर मैं फेस लगाऊंगा। और दोस्तों जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उस पर मैं कंप्रेसर की वायर को लगाऊंगा। और मैंने सभी कनेक्शन कर दिए हैं। और देखिए 0.9 एम्पेयर अभी कंप्रेसर ले रहा है। मेरा कंप्रेसर भी चल गया और मेरा फ़ैन भी चल गया। अभी हम इसे और चेक करेंगे। तो मैं बता रहा था कि इसके विकल्प के रूप में दोस्तों मेरे को यही थर्मोस्टेट अच्छा लगा, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी को बनाए रखता है। डेनफोर्स कंपनी का ही है, मेरा ILR वेस्टफोर्ड कंपनी का है। और इसमें जो थर्मोस्टेट लगे थे वो दोनों डेनफोर्स कंपनी के थे। परंतु इसके साथ आपको सेंसर चेंज करने पड़ेंगे अगर आप कोई अन्य थर्मोस्टेट लगाएंगे। इसलिए मैंने इसे ही चुना, क्योंकि इसमें मेरे को सेंसर नहीं चेंज करने पड़े। इसको मैं 4 पर सेट करूँगा अभी, क्योंकि हमारा जो तापमान है वो 4 डिग्री पर ही सेट करते हैं लगभग। और दोस्तों अगर मैं दूसरा थर्मोस्टेट लगाता इसकी जगह तो मेरे को उसका सेंसर भी बदलना पड़ता और मेरे को सारा मैकेनिज्म चेंज करना पड़ता, सारी वायरिंग चेंज करनी पड़ती, जिससे मेरे को काफ़ी वक्त भी लगता और मेरे को उपकरण के जो सभी कार्य हैं वो भी क्या ठीक कर से काम कर पाएंगे इस पर भी संदेह हो जाता है। इसलिए इस माइक्रो प्रोसेसर को लगाने से ERC111 को मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो मेरा ERC111 है वो VLS 300 में यूज़ किया जाता है और वो सभी पैरामीटर इसके वही हैं जो एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के होने चाहिए। यह वायर छोटी थी, इसलिए मैंने इस थर्मोस्टेट को यहाँ पर सेट करने की कोशिश की और मैं उसमें कामयाब भी हो पाया। और देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यह मेरा थर्मोस्टेट काम कर रहा है। अभी हाई टेम्परेचर का साइन दिखा रहा है क्योंकि 27.2 टेम्परेचर है। इसे मैं अभी कट ऑफ चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो मेरा ये ERC111 है इस पर 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हम नहीं लेके जा सकते। और देखिए मैंने उस ट्रांसफार्मर को भी सही जगह पर फिट कर दिया है, वो नीचे गिर चुका था। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी जगह किसी दूसरे थर्मोस्टेट का चयन करते तो आपको उसके सेंसर की
टाइप भी जाननी ज़रूरी होती है। इसमें जो सेंसर पहले लगे हुए हैं वो एनटीसी टाइप है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जो थर्मोस्टेट मैंने अभी लगाया है ERC111, इसके भी जो सेंसर लगता है वो भी एनटीसी टाइप ही लगता है। और मैंने इसलिए इसे आगे नहीं लगाया, नहीं तो मेरा वो डिस्प्ले जो टेम्परेचर दिखाता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर लगाया। और कोशिश कीजिए आप ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ही इस्तेमाल करें, जिसे हम OEM पार्ट्स भी कहते हैं। दोस्तों, OEM पार्ट्स का मतलब होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया हुआ पार्ट्स, तभी वो आपके उपकरण के साथ। तो दोस्तों, लगभग हमने इस टास्क को पूरा कर लिया है। मेरे दिमाग में पहले ही जो ये माइक्रो प्रोसेसर है इसका ख्याल आ गया था, क्योंकि इसके जैक मेरे काफ़ी जान पहचान के थे, क्योंकि मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ इस माइक्रो प्रोसेसर पर। तो मैंने इसलिए इस माइक्रो प्रोसेसर को इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर की जगह लगाया। जो अभी आप देख, ये जो दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं ये डेनफोर्स कंपनी के ही हैं। ये वाला माइक्रो प्रोसेसर नहीं मिल पा रहा, काफ़ी मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाता है, तो इसलिए मैंने डेनफोर्स के इस ERC111A माइक्रो प्रोसेसर को इसकी जगह लगा दिया। लगभग सेम कनेक्शन है जैक के भी, और इसका जो न्यूट्रल फेस का और कंप्रेसर की वायर का कंप्रेसर का कनेक्शन है वो सेम है। देखिए सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं। फ़ैन चल रहा है, ट्रांसफार्मर को मैंने अपनी जगह पर एडजस्ट कर दिया है, और इसको मैंने यहाँ से निकाल के पत्ती को यहाँ पर लगा दिया है। इसके नीचे डबल टेप लगी हुई है, और आप देख सकते हैं ये मीटर भी काम कर रहा है 5.7। सिर्फ इंडिकेटर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसको मैं आगे वाले चक्कर में लगा दूँगा। फ़ैन भी चल रहे हैं अंदर वाले, ये देखिए फ़ैन चल रहे हैं, ये अपनी तरफ हवा खींच रहा है और ये आगे की तरफ फेंक रहा है। दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए और ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो लगभग सभी फंक्शन ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। अब सिर्फ मेरे को चेक करना है कि क्या ये सही से टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहा है और उसको कट ऑफ कर रहा है। इसके लिए मेरे को इंतज़ार करना होगा एक दिन का, जब तापमान 27.2 से 4 डिग्री पर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी क्विक चेक करता हूं तो मेरे को इसका तापमान 27 पर लेकर जाना होगा, लेकिन ये माइक्रोप्रोसेसर की जो सेटिंग है वो 10 से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि इसकी सेटिंग फिक्स की हुई है ताकि 10 से ऊपर कोई इसका टेम्परेचर ना डिस्टर्ब कर दे। तो दोस्तों, जब भी आपको इस वेस्टफोस्ट कंपनी के ILR MK 144 PQS E003022 मॉडल नंबर के थर्मोस्टेट पहले वाला अगर ख़राब हो गया है तो आप उसकी जगह ये डेनफोर्स कंपनी का ही ERC111A। तो अब हम इसका कवर लगा देते हैं और इसको ऑन कंडीशन पर ही छोड़ देते हैं, ताकि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए ठीक प्रकार से। देखिए कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। लगभग हमारी जो ये स्ट्रिप थी इसकी सेटिंग ठीक प्रकार से आ गई। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे कोल्ड चेन में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को इको फ्रेंडली बनाया जाता है, ताकि वो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। सभी जो आप आइसलैंड रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी बारीकी से चयन किए गए हैं, और हमारा भी दायित्व बनता है कि जब भी किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आती है कि तो हम उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखें, उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, और लगभग सेम टू सेम कंपोनेंट ही हमें डालना चाहिए, ताकि
हमारे उपकरण की एफिशिएंसी वैसी ही बनी रही जैसे हमारी फैक्ट्री से आए हुए उपकरण की एफिशिएंसी होती है। क्योंकि दोस्तों अगर उपकरण ज़्यादा चलेगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी और हमारे उपकरण की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे हमें नया उपकरण खरीदना पड़ सकता है। और जो गैस हम उस पुराने वाले उपकरण से निकालेंगे वो हमारी ओजोन परत को ख़राब करेगी। तो दोस्तों मैं फिर एक दिन के बाद दोबारा से उसी साइट पर आया हूँ मेरे उपकरण को जांचने के लिए। वैसे मैंने फ़ोन पर पता कर लिया था, लेकिन उपकरण को जांचना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम इस उपकरण में वैक्सीन को रखते हैं और हम वैक्सीन के साथ तापमान को ऊपर नीचे होने का रिस्क नहीं उठा सकते। आप देख सकते हैं जो मेरा इंटरनल टेम्परेचर मीटर है अल्कोहल टाइप, वो भी सेफ़ रेंज जोन में अपने इंडिकेशन को दर्शा रहा है। जो लाल रंग की आप लकीर देख रहे हैं वो हमारे सेफ जोन में है। और आपको भी किसी भी उपकरण पर अगर आप सेंसर बदलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बदलते हैं, तो आपको उसके तापमान को वॉच करने की आवश्यकता है। वैसे हम डाटा लॉगर के द्वारा भी तापमान ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन हम वहां पर जाकर ही जांचना बेहतर समझते हैं, ताकि हमारे उपकरण में रखी हुई वैक्सीन की एफिशिएंसी ऐसी ही बनी रही जैसे वो मैन्युफैक्चरर के पास से आई हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप गुड प्रैक्टिस करें सभी उपकरणों पर, और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त भी गुड प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी उपकरण पर आपको काम करते हुए उन सभी मापदंडों को अपनाना चाहिए जो हमारी प्रकृति को हमारे करीब रखें। तो इसी बात के साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।